आज हम लोग लेक्चर के अंदर बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर सीखी थी और उसमें जाना था कि किस तरीके से रिलक्टेंस को वेरी करवा के, यानी कि रोटर की शेप को वेरी करवा के, और वी कैन से डेट रोटर का रिलक्टेंस वेरी करवा के हम लोग स्टेपर मोटर का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पुराने लेक्चर में सीखी थी। आज का जो पूरा लेक्चर है वो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर पे, यानी कि इस केस के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया था पहला लेक्चर में टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर में कि इस तरीके की जो भी मोटर्स होती है इनका जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे और देखेंगे और बारीकियां सीखेंगे स्टेपर मोटर की, जो कि परमानेंट मैग्नेट से बनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, तो अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि स्ट्रक्चर, ओके, तो स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं, नॉर्मली जैसे कि अगर मैं बात करूं टू फेजेस की, तो ये हमारे पास पोल्स हो जाएंगे स्टेटर के। दीज आर द पोल्स। तो ये पोल्स कह सकते हो या फिर कह सकते हो स्टेटर वाइंडिंग हो गई। तो ए है तो इसके सामने वाला ए डैश हो जाएगा, ये एक वाइंडिंग हो जाएगी। ये बी है तो इसके सामने वाला बी डैश हो जाएगा, ये दूसरी वाइंडिंग हो जाएगी। नाउ अगर हम लोग रोटर को बना लें तो यहाँ पे जो रोटर होगा आपका वो कुछ इस तरीके का आपके सामने होगा, ये रहा। ठीक है, दिस वन इज योर नॉर्थ एंड दिस वन इज योर साउथ। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी ये रोटर हो गया, और यहाँ पे ये जो चीज है तुम्हारी ये होगी परमानेंट मैग्नेट की, ये आपकी परमानेंट मैग्नेट, ये तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट की होगी, यानी कि इस पे भी आपको किसी भी तरीके की वाइंडिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो वाइंडिंग की गई होगी वो सिंपली आपने कहाँ की होगी, जैसे यहाँ पे की थी हमने पोल्स पे, ये इस तरीके से, और ये निकल गया। एक सिरा ये है, एक सिरा ये, एक कॉइल ये हो गई। एंड नेक्स्ट कॉइल अगर होगी तो नेक्स्ट कॉइल आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये आपने इस तरीके से स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग कर देनी है। ठीक है, तो दिस वन इज योर ए फेज, दिस वन इज योर बी फेज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बी हो गया, एंड दिस वन इज योर ए फेज। ओके, तो ये दो फेज वाइंडिंग हो गई हमारे पास, और ए डैश बी बी डैश मिलेगा, और बीच में हमारा रोटेट होता हुआ आपका क्या होगा, रोटेट होती है आपकी मैग्नेट होगी। परमानेंट मैग्नेट हमें लेनी है यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे इतनी चीज, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आगे चलते हैं, अब इसकी जरा वर्किंग सीखते हैं कि किस तरीके से काम करेगी। तो देखो, अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, ठीक है, बात कर लेते हैं वर्किंग की। तो सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल लिख लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई ये जो है काम करती है, जैसे पुराना मैंने बताया था वेरिएबल रिलक्टेंस, जो स्टेपर मोटर थी उसके अंदर क्या था कि रिलक्टेंस को चेंज करने से क्या होता था कि वेरिएबल रिलक्टेंस के कॉन्सेप्ट की वजह से पूरी मोटर वर्क कर रही थी। यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ओके, ठीक है, तो यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर होगी वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगी। नाउ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैग्नेट बार मैग्नेट रखी है, या नॉर्थ है या साउथ है, ऐसी रैंडम रखी हुई है, और यहाँ पे एक हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन इस पे कोई पोलैरिटी नहीं है, तो अब ये सिंपली ऐसी रखी रहेगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। अभी जैसे ही मैं इसको एनर्जाइज करता हूँ, यहाँ पे साउथ ले आता हूँ और यहाँ पे नॉर्थ ले आता हूँ, ठीक है, तो तुरंत ही ये वाली जो मैग्नेट है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, और ऐसे केस में ये क्या करेगी, अपने आप को डाउनवर्ड शिफ्ट कर लेगी। ठीक, तो इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक अट्रैक्शन के क्या होगा, ये मैग्नेट जो होगी ये कुछ अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेगी, नई पोजीशन ये आ गई नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो होता है ये हम लोग परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में यूज करते हैं। इसी के मैग्नेटिक अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम पूरी मैग्नेट को, पूरी रोटर को स्टेपर मोटर के घुमाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वो कैसे होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर वर्किंग समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये तो वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। नाउ हम लोग बात करेंगे वर्किंग की, कैसे वर्क करती है उसको समझ लेते हैं। वर्किंग कॉन्सेप्ट, अभी भी वर्किंग कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगेन हमने क्या करना है, हमने दो फेज ले लिए। ठीक है, ये दो फेज बना लो इस तरीके से डॉट में। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एक फेज, एंड दिस वन इज योर सेकंड फेज। तो ये मान लेते हैं ए डैश है, ये बी डैश है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब हम रोटर ले लेते हैं, ये हमारा रोटर है परमानेंट मैग्नेट का, यानी कि इसमें यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ बना हुआ है। ओके, अब क्या करना है, सिंपल सी आपको ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे एक बार हम लोग एनर्जाइज कर देते हैं इसको, इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो मान लेते हैं ये बी हो गया, ये बी डैश हो गया। अब इसको एनर्जाइज कर दिया है, जैसे ही तुम इसको एनर्जाइज करोगे, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ओके, अब अगर मैं इसको डार्क कर दूंगा तो बी बी डैश हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि आप इसको एनर्जाइज करने के लिए क्या होगा, तुम सप्लाई दोगे, और यहाँ पे इस तरीके से वाइंडिंग करी होती है। अब वाइंडिंग भाई है और उसके अंदर फ्लो, करंट फ्लो कर रहा है,
तो सीधी सी बात है इसके अंदर एक फ्लक्स आ जाएगा, तो फ्लक्स आएगा तो पोलैरिटी आ जाएगी। तो मान के चलते हैं इस तरीके से हमने वाइंडिंग की कि बी के ऊपर साउथ आ जाएगा और बी डैश के ऊपर नॉर्थ आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे में क्या होगा, जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये रोटर जो होगा इन नॉर्थ पोल ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको अट्रैक्शन फील हो रहा है, यहाँ पे साउथ है, तो रोटर जो होगा इधर की तरफ रोटेट होना शुरू करेगा और रोटेट होकर रोटर कहाँ पहुंचेगा, रोटर रोटेट होके यहाँ पे आ जाए, यानी कि नॉर्थ साउथ इसके जो यहाँ पे थे वो अब शिफ्ट होके कहाँ चले जाएंगे, नॉर्थ साउथ के सामने आ जाएगा और साउथ जो है वो नॉर्थ के सामने आ जाएगा इस तरीके से, ताकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सके। ठीक, तो देखो हमने क्या करा, बी बी डैश को एनर्जाइज करा, तो मोटर जो थी वो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से रोटेट होके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पोजीशन में रोटेट होने के लिए उसने कितना एंगल मूव करा, उसने बीटा एंगल मूव करा, और बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, बीटा हमारा होता है स्टेप एंगल, स्टेप एंगल। क्लियर हो गया, तो बात समझ में आ गई किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो जैसे हमने बी बी डैश को ऑन करा तो रोटर जो होगा वो रोटेट हो जाएगा, क्यों, नॉर्थ पोल साउथ की तरफ और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ। क्लियर हो गया, यहाँ पे इस तरीके से रोटेशन हो गया। नाउ अब हमने क्या करा, अब हमने सप्लाई बंद कर दी, बी की सप्लाई हम बंद कर दे रहे हैं। क्लियर, ओके, बी को मैंने यहाँ से बंद कर दिया सप्लाई को। अब की हमने क्या करा, बी की जगह हमने साउथ को एनर्जाइज करा। ठीक है, अब हमने सॉरी बी की जगह हमने ए को एनर्जाइज करा, तो यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे आ गया ए डैश, यहाँ ए डैश आ गया। ठीक, इस तरीके से एनर्जाइज करा हमने, इसको मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से एनर्जाइज करा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पे ए डैश पे आ जाए साउथ और ए पे आ जाए नॉर्थ। ठीक, जब ऐसा होगा तो पहले रोटर की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, अब रोटर क्या करेगा, नॉर्थ पोल जो होगा ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस साउथ की तरफ जब अट्रैक्ट होगा तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक अट्रैक्शन कारण, और ऐसे में क्या होगा, ये नॉर्थ पोल रोटेट होना शुरू होगा। तो नॉर्थ पोल अब रोटेट, नॉर्थ पोल जब रोटेट होगा, ठीक है, तो बना देता हूं मैं आपके लिए, अब नॉर्थ पोल जब रोटेट होगा तो नॉर्थ पोल घूम के यहाँ आ जाएगा साउथ के सामने, और साउथ पोल घूम के चला जाएगा नॉर्थ के सामने, इस तरीके से। क्लियर, तो इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, ये थी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गई, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो अगेन कितना होगा, सेम एंगल बीटा, और बीटा क्या है हमारा, स्टेप एंगल। तो इस तरीके से नॉर्थ पोल यहाँ से यहाँ घूम के आ जाएगा, मोटर जो आपकी होगी वो रोटेट होने लग जाएगी इस तरीके से। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। तो जब आप बी बी डैश को एनर्जाइज करोगे तो बीटा डिग्री रोटेट करेगी, देन उसके बाद आप क्या करोगे, देन आप फर्दर जब क्या करोगे, ए डैश को एनर्जाइज करोगे, ए को, और बी को बंद कर दोगे तो वो फर्दर बीटा डिग्री मूव करेगी। तो देख रहे हो यहाँ पे जो तुमने कन्वेंशनल मोटर पढ़ी होंगी वो कंटिन्यूअस मूव करती थी, ठीक है, लेकिन ये कैसे मूव कर रही है, एक बार बीटा, फिर एक बार बीटा, फिर एक बार बीटा, फिर एक बार बीटा, यानी कि स्टेप में मूव कर रही है और डिस्क्रीट मोशन है इसका। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग कॉन्सेप्ट। आई होप समझ में आ गया वो किस तरीके से परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर वर्क करती है, बहुत सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब ये करवाएंगे कैसे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सर्किटरी की। कंट्रोल सर्किटरी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हम लोग, ये तो हो गया कहानी, करवाओगे कैसे, तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग ले लेते हैं भाई, ये हो गई ए, ये हो गई बी, दो फेज ले रहा हूं तो ए हो गई, ये ए पॉइंट है, रुको वेट, इसको ना ए को बीच में नहीं रखते हैं या साइड रखते हैं, तो दिस वन इज योर ए पॉइंट एंड दिस वन इज योर ए डैश पॉइंट। इसी तरीके से बी पॉइंट हो गया, ये आपका बी डैश पॉइंट हो गया। क्लियर, और इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये, और यहाँ पे एक स्विच होगा, दिस वन इज योर S1 स्विच। ठीक है, एक स्विच यहाँ पे होगा, दिस वन इज योर S2 स्विच, एंड द थर्ड वन इज योर S3 स्विच, ये S3 स्विच होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच होगा S4। ओके, नाउ अब यहाँ पे लगी होगी बैटरी, तो बैटरी के साथ खेल कुछ ऐसा है, बैटरी दो पोलैरिटी में लगेगी। ठीक, एक ये पोलैरिटी होगी बैटरी की और एक पोलैरिटी हो जाएगी ये। ठीक है, ये दो पोलैरिटी है और इसके पास दो पॉसिबल पोजीशन भी है, यानी कि S3 स्विच, या तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये होगी पोजीशन 1 एंड दिस वन इज योर पोजीशन 2, सेम पोजीशन 1 पोजीशन 2, तो ये दो पोजीशन हो गई। ठीक है, अब S3 1 से भी टच हो सकता है और 2 से भी टच हो सकता है, इसीलिए S4 1 से भी टच हो सकता है और 2 से भी टच हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बार में ये दोनों एक ही जगह टच होंगे, याद रखना ये चीज। क्लियर हो गया। अब देखो इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट हमने क्यों करा भाई, सीधी सी बात आती है कि अगर हमने, आपको याद होगा वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर याद हो तो उसका सर्किटरी थोड़ी सिंपल थी, वहां रीजन क्या था, वहां पे आपको रिवर्स पोलैरिटी नहीं बनानी थी, यानी कि वहां पे रोटर के ऊपर क्योंकि किसी तरीके का मैग्नेटिक चार्ज नहीं था, वो एक न्यूट्रल थी, यानी कि एक मैग्नेटिक मटेरियल था, तो वहां पे केवल हमें रोटर को अलाइन करवाना था, किसी भी तरीके का अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे अगर इस केस की बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में,
तो यहाँ पे रोटर के ऊपर एक परमानेंट पोलैरिटी है, और अगर तुम्हें इस परमानेंट पोलैरिटी को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए तुम्हें उसकी जस्ट अपोजिट पोलैरिटी अपने अंदर बनानी होगी। सीधी सी बात है, जैसे कि इस नॉर्थ को, अगर इस नॉर्थ को मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट करवाना है तो यहाँ पे साउथ बनाना पड़ेगा, तभी तो ये इधर से घूम के जाएगा यहाँ से यहाँ। तो यानी कि ठीक है, बात समझ में आ रही है। वहीं पे अगर मुझे इस मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, यानी कि इधर, तो यहाँ पे नॉर्थ बनाना पड़ेगा, तब ये साउथ घूम के आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पोलैरिटी का बड़ा ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे हमें अट्रैक्शन करवाना है, और अट्रैक्शन हमेशा दो अपोजिट पोल के बीच में होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा सर्किट को मॉडिफाई करा है। तो ये हमारा सर्किट मॉडिफाई हो गया है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। बुक्स में ये सर्किट अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ये मेरा अपना तरीका है सर्किट समझाने का। हो सकता है इसके ऊपर कोई और सर्किट किसी बुक में आप पढ़ो तो वहां पे किसी और तरीके का सर्किट दिया हो, तो अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, नाउ इतनी चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। S1 S2 S3 आगे। अब S3 के पास दो पॉसिबल पोजिशन है। देखो, S1 A से ही कनेक्ट होगा या नहीं होगा, S2 B से कनेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन S3 के पास दो पोजिशन है, 1 और 2। क्लियर हो गया? नाउ केसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसके केसेस की, समझ लेते हैं तो केसेस क्या क्या पॉसिबल हैं। तो मान के चलते हैं केस 1, यानी कि S1 जो तुम्हारा है वो क्या है, कनेक्ट है, S1 कनेक्ट है, केवल S1 कनेक्ट है, और S3 कॉमा S4 ये कौन सी पोजीशन पे है, ये पोजीशन 1 पे है। क्लियर हो गया? एक केस ये पॉसिबल है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करते हैं, देखो यहां से देख सकते हो S1 कनेक्ट कर रखा है और S3 और S4 1 पे है, यानी कि पॉजिटिव करंट जाएगा इसके अंदर से। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका A जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड ए डैश में कैसा करंट होगा, नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ए और ए डैश एक ही सिर, दो सिरे हैं एक वाइंडिंग के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो मान के चलते हैं अगर ये पॉजिटिव है और ए डैश अगर नेगेटिव होगा, तो ऐसे केस में ए पे बनेगा नॉर्थ पोल और ए डैश पे बनेगा साउथ पोल। क्लियर हो गया? पहला केस बहुत ध्यान से समझना, अभी वर्किंग समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड केस ले लेते हैं। अब की हमने क्या करना है, S2 को कनेक्ट करना है, केवल S2 कनेक्ट होगा, जैसे S1 था वैसे केवल S2 होगा, और S1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, एक बार में एक ही स्विच, S1 और S2 में से एक ही स्विच कनेक्ट करोगे, S3 S4 दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो S2 कनेक्ट होगा और S3 और S4, ठीक है, ये दोनों के दोनों किस पे हैं, पोजीशन 1 पे कनेक्ट होंगे। ऐसे केस में क्या होगा, यानी कि ये अभी भी पॉजिटिव बैटरी से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है S3, तो यहां से करंट फ्लो करेगा और B में जाएगा, तो B पॉजिटिव हो गया और B डैश नेगेटिव हो गया। ओके, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे B जो होगा, कलर दूसरा ले लेता हूं। ऐसे केस में मान लेते हैं B के अंदर करंट एंटर कर रहा है तो इसे पॉजिटिव ले लो, और B डैश जो है इसके अंदर करंट जा रहा है, इसे नेगेटिव ले लो। क्लियर हो गया? तो मान के चलते हैं ऐसे केस में क्या होगा, ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जैसे यहाँ पे क्या था, नॉर्थ बन रहा था या साउथ बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट केस हम बात करते हैं। अब बी डैश में पॉजिटिव साउथ और नॉर्थ साउथ बन गया। नाउ थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम हमने क्या ले लेना है, अब की हमने फिर से S1 को कनेक्ट करना है, S1 को कनेक्ट करना है और S2 हट जाएगा, एंड S3 एंड S4 इसको हमें पोजीशन नंबर 2 पे ले आना है। जैसी पोजीशन 2 पे लाओगे, इसका क्या मतलब हुआ, पोजीशन 2 का मतलब हुआ कि अब हमने नेगेटिव बैटरी से जोड़ दिया, नेगेटिव, तो यानी कि अब करंट जो होगा वो A डैश में पहले जाएगा और A से बाहर निकलेगा, यानी कि पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो A की जो पोलैरिटी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और A डैश की जो पोलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अब A नेगेटिव हो गई तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ साउथ आ जाएगा A के ऊपर, और A डैश पे कितना आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ठीक, अभी मैं सबकी वर्किंग करके दिखाऊंगा, अभी आप केवल सीखते रहो। अभी मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से काम करेगा ये सिस्टम जो हम लोग तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट केस ले लेते हैं। अगेन S2 को हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, एंड S3 एंड S4 सेम पोजीशन, नेगेटिव बैटरी, यानी कि पोजीशन नंबर 2 पर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ से देख के बता सकते हो, B जो है वो इस बार नेगेटिव हो जाएगा और B डैश जो है ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब नॉर्थ आ जाएगा और नेगेटिव का मतलब साउथ आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ये तुम जो मैंने पॉजिटिव पे नॉर्थ आएगा और नेगेटिव पे साउथ आएगा, ये मेरा अजम्पशन है। आप रिवर्स भी कर सकते हो, पॉजिटिव पे साउथ और नेगेटिव पे नॉर्थ ले सकते हो, पर आपको फिर सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने क्या लिया है, कन्वेंशन क्या लिया, ध्यान समझ लो। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, नॉर्थ आएगा, और नेगेटिव का मतलब साउथ आएगा उस उस स्टेटर पोल पे। क्लियर हो गया ना? अब हम लोग चलते हैं, इसकी वर्किंग सीखते हैं, किस तरीके से सर्किटरी काम करेगी, ठीक है। तो फटाफट बना लेते हैं।
ठीक है, तो जो भी एक काम करता हूँ, जो भी अट्रैक्ट करूंगा बस केवल उसी को एनर्जाइज करूंगा, बाकी रहने देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास रोटर है, रोटर है मान लेते हैं, क्लियर। और यहाँ पे साउथ है और ये नॉर्थ है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब पोलैरिटी देख लेते हैं, तो ये हमारे पास हमने पोल को एनर्जाइज कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन से, ठीक। और एक केस ये ले लेते हैं, केस 1 है ये केस। केस 2 ले लेते हैं सेम, अब की हम लोग केस 2 में बी और बी डैश को एनर्जाइज करेंगे, ठीक है। और रोटर हम बनाते रहेंगे, अभी रोटर केवल पोलैरिटी मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक। इस तरीके से रोटर बना दे रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड केस ले लेते हैं, थर्ड केस में हमने फिर से ए और ए डैश को एनर्जाइज कर देना है। रोटर की डायमेंशन बना दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा समझाना आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा। और चौथा केस ले लेते हैं, चौथे केस में वापस से दिस वन, ओके। आप जब डायग्राम बनाओगे तो चारों पोल बनाना, मैं यहाँ टाइम बचाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो 1 2 3 4, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है एंड ये केस 4 है, क्लियर। ये 4 केस हम लोग ले रहे हैं। तो पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में क्या था, ए के ऊपर हमने देखा था ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, तो ए के ऊपर ये तुम्हारा ए है भाई, ए आपका ये है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का मतलब नॉर्थ एंड ए डैश पे आ जाएगा साउथ। अब जैसे ही देखो नॉर्थ और साउथ आएगा, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा ए डैश है, ये पता होगा, मैंने पीछे बता दिया है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। जैसे ही आपका पॉजिटिव और निगेटिव आएगा साउथ और नॉर्थ, तो ऐसे केस में साउथ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ पोल जो होगा वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और मोटर जो होगी वो रोटेट कर जाएगी, ठीक है। मोटर रोटेट कर जाएगी और रोटेट करके क्या होगा, मोटर कहाँ पे पहुंचेगी, रोटेट करके जब ये रोटेट कर जाएगी तो इसकी कुछ डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा साउथ और यहाँ आ जाएगा नॉर्थ। आई होप जी समझ में आ गई होगी। तो ये देखो इस तरीके से रोटेट कर गई। अब कितना रोटेट करी, तो जब रोटेट करेगी तो घूम के यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये जो एंगल होगा यहाँ पहले इनिशियल पोजीशन से यहाँ पहुंच गई, तो एंगल हमेशा बीटा होगा, यानी कि स्टेप एंगल रोटेट कर जाएगी, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई बंद कर देते हैं, पहला केस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट केस चलते हैं बी पे। तो सेकंड केस क्या था, बी पॉजिटिव था और बी डैश नेगेटिव था, यानी कि पॉजिटिव का मतलब आपकी यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा। तो देखो जब ए डैश एनर्जाइज करा था ए डैश को, तो देखो साउथ घूम के ऊपर आ गया था, ये पोजीशन थी। अब ए गायब हो गया पिक्चर से, क्योंकि हमने ए को डिस्कनेक्ट कर दिया और बी को कनेक्ट करा है। तो अब क्या होगा, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे अट्रैक्शन फील करेगी इससे नॉर्थ के साथ, और नॉर्थ जो होगा वो साउथ के साथ अट्रैक्शन फील करेगा। तो ऐसे केस में मोटर जो कि फिर से रोटेट होगी और रोटेट होकर घूम के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे साउथ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे इस तरीके से घूम गया, क्लियर। अब देखो थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस पे हमने क्या करा था, S1 को दोबारा से कनेक्ट करा, लेकिन अब की S3 S4 को टू टर्मिनल, यानी कि सेकंड का मतलब नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करा था, जिसकी वजह से ए नेगेटिव और ए डैश पॉजिटिव था। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए नेगेटिव, यानी कि ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे साउथ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। अब जैसी है इस कंडीशन में देखो, तो नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा यहाँ से, और साउथ जो होगा वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे में मोटर अगेन क्या होगा, इस तरीके से रोटेट कर जाएगी, नॉर्थ ऊपर आ जाएगा ऐसे, और साउथ नीचे चला जाएगा, ठीक है। आईओ भी समझ में आ रही होगी, ये गए यहाँ से ये आए और देन ये जा रहे हैं, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो लास्ट केस में चलते हैं। लास्ट केस में बी डैश पॉजिटिव है, यानी कि नॉर्थ बी डैश पे है, तो बी डैश क्या है, ये है, बी डैश पे नॉर्थ है एंड इस पे साउथ है। तो जैसे ही नॉर्थ आएगा अगेन अट्रैक्शन। अब देखो साउथ जो होगा वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा ऐसे, और नॉर्थ जो होगा वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो मोटर फिर से रोटेट कर जाएगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे घूम के साउथ यहाँ आ जाएगा ये घूम के, और नॉर्थ इधर चला जाएगा। आई होप समझ में आ गई हो किस तरीके से वर्किंग हो रही है। इससे डिटेल वर्किंग मुझे नहीं लगता किसी भी आप कोई भी आपको समझाएगा। तो आई होप परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की पूरी वर्किंग किस तरीके से स्विचिंग का इस्तेमाल करके हम वर्किंग करेंगे, यानी किस तरीके से आपको सर्किट बनाना है, किस तरीके से सर्किट को स्विच कराना है, और उससे ये कैसे आपके सामने पूरी वर्किंग निकल के आ जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके नाउ अब हम बात करते हैं, मान के चलते हैं इसको, ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, यानी कि जब हमने पहली बार इसे एनर्जाइज करा और ये इस पोजीशन में आई, तो इसको मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री रोटेशन, ठीक है। अब यहां से सारा देखेंगे तो उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल की, जैसा कि हमने पिछले केस में बनाया था, ट्रुथ टेबल, ओके ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपके पास S1 आ गया, आपके पास S2 है और आपके पास S3, S4 एक साथ है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कॉलम हिल रहा होगा, ध्यान से देखना, कॉपी पे आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड लास्ट में एक और चीज रह गई हमारे पास, थीटा या बीटा स्टेप एंगल। ओके तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार हमने S1 को ऑन करना है, स्विच 1 को, और S3 और S4 दोनों को पोजीशन 1 पे रखना है।
इसको हमें ऑफ रहने देना है। तो ऐसे केस में मान के चलते हैं रिफरेंस यानी कि 0 डिग्री, यानी कि ये वाला केस, ये जो पर्टिकुलर जब साउथ घूम के यहाँ गया था, नॉर्थ यहाँ चला गया था, ये वाला केस, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं जब हमने इनिशियल केस इसी को ले लिया है। ओके, तो दिस वन इज इनिशियल केस, थीटा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0। नाउ सेकंड केस में हमने क्या करा, इसको 0 ले लिया, इसको बंद कर दिया, इसको ऑन कर दिया। मैंने बताया था 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो उसके बाद S2 को ऑन कर दिया, सेम पोजीशन मेंटेन है, थीटा कितना बीटा डिग्री रोटेट कर जाएगी। नेक्स्ट केस हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसे ऑन करेंगे, इसको 0 करेंगे, लेकिन आपकी S3 S4 क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। अब कितना रोटेट होगी, 2 बीटा रोटेट कर जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट केस में 0 इसे 1 रखते हैं और इसे हम लोग 2 पर ही रखेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, 3 बीटा रोटेट कर जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये आपकी इस तरीके से आपकी ये बन गई आपकी ट्रुथ टेबल। क्लियर हो गया। तो दिस वन इज योर ट्रुथ टेबल फॉर, यहाँ पे ट्रुथ टेबल किसकी निकल के आ गई, ये आपकी आ गई परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई बीटा की बात, यानी कि बीटा किस तरीके से चल रहा है। अब देखो वापस से जब तुम इसे ऑन करोगे, इसे हम लोग 1 ऑन करेंगे, इसे 0 ऑन करोगे और इसे 1 पे लाओगे, तो देखो वापस से 0 पे पहुंच जाओगे, क्योंकि 4 बीटा यानी 360 डिग्री हो जाएगा और ये किस पे हो जाएगा, तुम 0 डिग्री पर ही पहुंच जाओगे वापस से। आई होप जी समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए यहीं तक ट्रुथ टेबल बनाओगे, ये बात वही आ जाती है ना। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बीटा कितना है भाई, स्टेप एंगल कितना है। बीटा यानी कि स्टेप एंगल की कैलकुलेशन करूंगा मैं। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला तो मैं बता रखा है, बीटा इक्वल टू कितना होता है आपका, अगर हम नॉर्मली मैं निकालने की कोशिश करूं, मैंने आपको ये कई बार कैलकुलेशन करके बताया हुआ है, इसमें आप लोग अपनी कॉपी पे निकाल के देख सकते हो। यहाँ मैं करने से पहले आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस एक अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। क्लियर हो रहा है। तो अगर सिंपल सी बात करें यहाँ पे, तो टी स्टेटर टूथ कितने हैं या पोल्स कितने हैं, माइनस टी रोटर के कितने हैं, डिवाइड बाई टी रोटर इंटू टी स्टेटर इंटू 360 डिग्री। ओके, तो भाई स्टेटर में 4 हैं, रोटर के 2 हैं, डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इंटू 360 डिग्री। क्लियर हो गया। दिस वन इज योर, यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90। ओके, एंड दिस वन इज योर 45। क्लियर, 45 इंटू 2, क्योंकि ये कितना बचेगा, ये आएगा 2, तो यानी कि आपका 90 डिग्री का स्टेप एंगल है। दिस वन इज योर स्टेप एंगल फॉर द स्टेपर मोटर। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर यहाँ से निकाल सकते हो, देख के पता भी चल रहा था इजीली, देखो यहाँ से देख के बता भी सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि भाई देखो यहाँ से आप देख सकते हो एक बार में 90 डिग्री रोटेट कर रही थी, तो स्टेप एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन फिर भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वर्क करती है। ठीक, तो बीटा एंगल निकाल लिया। नाउ फाइनली ये मोटर का काम खत्म हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। ओके, तो अगर हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैशटैग को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि भाई इसका इनर्शिया ज्यादा होता है, यानी कि हैज हाई इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ज्यादा होता है। रीजन क्या होता है, रीजन सिंपल सा है कि भाई इसके अंदर हम लोग रोटर पे लेते हैं परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो आपको पता होगा, परमानेंट मैग्नेट जो होती है एक स्पेशल टाइप की आयरन होती है जिससे हम लोग बनाते हैं। तो जनरली परमानेंट मैग्नेट को जब हम बनाते हैं, तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे उतना ज्यादा उसका साइज होता है। देखो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में यही अंतर था। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी लिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप ज्यादा भारी लेने की जरूरत नहीं है, उसको हम मैग्नेटाइज करके काम चला सकते थे, लेकिन परमानेंट मैग्नेट अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट लेनी तो उसके लिए तुम्हें साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, उसका कंटेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो भारी होती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अगर हम सेम मैग्नीट्यूड की ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट ली है और हाई मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा अच्छी मोटर बनाने के लिए, ताकि अट्रैक्शन तगड़ा हो सके। तो ऐसे केस में हाई इनर्शिया, और आप जानते हो अगर इनर्शिया हाई होगा तो यहीं से इसका दूसरा डिसएडवांटेज आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई इनर्शिया की वजह से स्लोअर एक्सेलरेशन। ओके, यानी कि एक्सेलरेशन कम होगा, यानी कि क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर मास ज्यादा होता है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए। क्लियर हो गया, ये चीज आपको पता होगी। तो क्योंकि मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन इसका हल्के होगा। पहली ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। लेकिन एक खास बात क्या है, प्रोड्यूसेस मोर टॉर्क, यानी कि टॉर्क ज्यादा बनता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर हम बात करते हैं वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की, तो वहां पे क्या होता था
वहाँ पर्टिकुलर केस के अंदर किसी भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं होता था, केवल वो जो वर्क करती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल रिलक्टेंस, यानी कि लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को ऑप्ट करने के लिए रोटर उसका अपने आप को स्टेबलाइज करता था इन मिनिमम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे, या लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन पे अपने आप को रोटर वहाँ पे स्लाइड करता था, ठीक है, एडजस्ट करता था। लेकिन क्या होता है परमानेंट मैग्नेट के अंदर, यहाँ पे जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, यानी कि ये उस कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है जो हमने वेरिएबल रिलक्टेंस में पढ़ा था। तो ऐसे केस में क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होता है, जब भी आप एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे किसी मैग्नेट से, तो देखो क्या है, एक आपकी नॉर्थ साउथ है और एक आपकी नॉर्थ साउथ नॉर्थ है, तो इनके बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो देखो दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड और एक स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही हैं, तो ऐसे केस में दो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण नेट जो टॉर्क है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसीलिए मोर टॉर्क बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा टॉर्क बनेगा। रीजन क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही हैं इसके अंदर, ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है स्टेटर की, दिस वन इज योर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज योर रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो दो मैग्नेटिक फील्ड काम करेंगे इसलिए स्ट्रॉन्ग टॉर्क, बहुत तगड़ा टॉर्क बनेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस में चलते हैं। एक बड़ी इसके साथ दिक्कत है, क्योंकि भाई आप इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो परमानेंट क्योंकि हम लोग इसके अंदर परमानेंट बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट क्योंकि हम लोग इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके अंदर हम लोग स्मॉल साइज स्टेपर मोटर इज नॉट पॉसिबल, मोटर इज नॉट पॉसिबल। देखो रीजन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं स्मॉल साइज, यहाँ पे स्मॉल साइज दो चीजों में है, ठीक है, स्मॉल साइज का मतलब दो टर्म में, एक तो साइज के बारे में बात हो रही प्लस स्मॉल स्टेप एंगल की भी बात हो रही, दोनों चीजें इंक्लूडेड है, स्मॉल साइज एंड स्मॉल स्टेप एंगल। देखो क्योंकि जब तुम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हो तो परमानेंट मैग्नेट जो होती हैं, अगर आपको एक तगड़ी मैग्नेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो उसके लिए तुम्हें लार्ज साइज की मैग्नेट लेनी पड़ेगी, तो इसी एक तो ये वजह होती है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल साइज की मैग्नेट नहीं बना सकते। और दूसरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि स्टेप एंगल। अब देखो स्टेप एंगल अगर बीटा की बात करते हैं, स्टेप एंगल पुराने लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेप एंगल बढ़ाने का क्या तरीका होता है कि रोटर के टीथ बढ़ा दो, यानी कि टी आर, रोटर के टीथ बढ़ा दो। अब रोटर के टीथ बढ़ाने के लिए पुराने केस में तो हमने क्या करा था भाई, एक आयरन का मटेरियल लाए और उसको इस तरीके से काटना शुरू कर दिया, जितने पीसेस में कटेगा उतने ज्यादा रोटर की टीथ होगा, तो बहुत आसान था स्टेप एंगल को रिड्यूस करना इन केस ऑफ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की, तो वहां पे ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो परमानेंट मैग्नेट के अंदर तुमने एक नॉर्थ और साउथ ले लिया है, ओके, अब तुम्हें एक और नॉर्थ साउथ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रोजेक्शन डालने पड़ेंगे कुछ इस तरीके की, ठीक है, कुछ इस तरीके के आपको प्रोजेक्शन डालने में, जैसे सेलियंट पोल में होता है, सेलियंट पोल मोटर्स में, ताकि देखो ये क्या हो गया, इसमें एयर गैप की पेरीफेरी में भी, ताकि बिल्कुल भी एयर गैप पेरीफेरी में अगर देखा जाए तो ये रिलक्टेंस इसका कांस्टेंट मेंटेन रह जाए, एयर गैप्स के अगर देखो तो हर जगह बराबर एयर गैप हो, इस तरीके से देखो, ये देखो सब जगह से एयर गैप बराबर है, तो एयर गैप बराबर भी रहे ताकि वेरिएबल रिलक्टेंस का कॉन्सेप्ट पिक्चर में ना आ जाए। दूसरी बात, लेकिन नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए अब यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ 2 थे यहाँ 4 हो गए, ठीक, तो 4 हो गए, लेकिन अब सोचो 4 हो गए, अब 4 से 6 जाओगे वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि आप मैग्नेट को जस्ट ऐसे काट दो और आपका काम चल जाए। परमानेंट मैग्नेट विद मल्टीपोल बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, तो बात समझ में आ रही। तो इसीलिए क्योंकि इसको बनाना मुश्किल है, तो रोटर की टीथ को हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, और रोटर की टीथ जब नहीं बढ़ा सकते तो स्टेप एंगल को स्मॉल नहीं किया जा सकता बहुत ज्यादा। तो इसकी रेंज बता दे रहा हूं, तो ये बेसिकली जो बीटा परमानेंट मैग्नेट, यानी परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो स्टेप एंगल की रेंज होती है वो 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होती है। क्लियर, तो 30 से 90 डिग्री के बीच में होगा। अभी 90 डिग्री वाला एग्जांपल आपने इसमें पढ़ा था, मैंने अभी आपको पूरा सिखाया है। तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर अगर बना रहे हो तो उसके साथ दिक्कत यही है, परमानेंट टॉर्क तो तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, एक तो तुम्हें एक्सलेशन बहुत हल्के होगा, दूसरा यहाँ पे जो स्टेप एंगल होगा वो 30 से 90 डिग्री में ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि रोटर की टीथ हम बढ़ा नहीं सकते लिमिट से ज्यादा बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक। तो आई होप यहाँ पे ये चीज मैं कंक्लूड करता हूँ ये लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने आपको हर चीज बता दी है। सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, देन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया मैग्नेटिक अट्रैक्शन का, देन हमने वर्किंग कॉन्सेप्ट देखा, देन हमने कंट्रोल सर्किटरी देखी और वो कैसे काम करती है इसको सीखा, देन फाइनली हमने इसका ऑपरेशन सीखा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल सर्किटरी, ट्रुथ टेबल सीखी, स्टेप एंगल को कैलकुलेट करा और एडवांटेज डिसएडवांटेज सीख लिए। आई होप ये चीज आपके सफिशिएंट होगी। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है स्टेपर मोटर परमानेंट मैग्नेट की, तो ये मतलब इसमें आपको इनफ कंटेंट मिल जाएगा
इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट के भी कुछ खास पॉइंट थे और वेरिएबल रिलक्टेंस के भी कुछ खास पॉइंट थे। तो क्या हम लोग ऐसी कोई मोटर बना सकते हैं जिसके अंदर दोनों के खास पॉइंट हम लोग यूज़ कर लें और इससे हमारा मोटर भी अच्छा हो जाएगा और फीचर्स भी हमें और ज़्यादा मिल जाएँगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ से जन्म होता है हाइब्रिड स्टेपर मोटर का, इसको हम लोग सीखेंगे आने वाले लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।